Welcome, gentlemen, to the Civil Officer Defense Academy. As we know, we are going through our NCRT series in which we are doing NCRTs for the basic of the concept from line by line. हम देख रहे हैं कि जो हम NCRT हैं वो line by line कर रहे हैं for the to complete our basics. Okay, जिसमें आज हम एंटर कर चुके हैं यूनिट 3 में, जिसका नाम क्या है, जो है आपकी लैंड फॉर्म्स। अब लैंड फॉर्म्स में हम एंटर कर चुके हैं, लैंड फॉर्म्स में आगे चीज़ें करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर आने वाला है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। कौन सा आने वाला है पहला चैप्टर हमारा? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। What's the meaning of geomorphic process by the way? Or what's the meaning of geo? तो there is a word, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है हमारे। कौन कौन से? पहला है जियो और दूसरा है मॉर्फिक। ओके, या मॉर्फिक। तो जियो जो है इसका मतलब है अर्थ, और मॉर्फिक इसका मतलब होता है चेंजेस। तो जो हमें अर्थ पे चेंजेस दिखेंगे मल्टीपल विद द पीरियड ऑफ टाइम, उन सारे प्रोसेस को, उन चेंजेस इन द अर्थ, उन्हें बोल देंगे हम जियोमॉर्फिक चेंजेस। ओके, अब उसकी प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं उनको बोलेंगे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रियाएं जिनकी वजह से अर्थ के अंदर चेंजेस आते हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर, कि उसके लुक के अंदर, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर, whatever any kind of changes that comes due to some kind of processes, that is called geomorphic process। ठीक है, तो उन प्रोसेसेस को पढ़ते हुए अपन आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि सर आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्थ वाज born, how it evolved its crust and other inner layers, how its crustal plates moves and moving, and the other information on earthquakes, the form of volcanism, about the rocks and minerals the crust is composed of. It's time to detail about surface of the earth on which we live. Let start this question: why is the surface of the earth is uneven? लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा कि भाई वॉल्केनो वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे मूव करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं वॉल्केनो वगैरह ना, तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। अब हम जो देखेंगे इस चैप्टर में कि भाई कि अर्थ पे वगैरह तो हमने सब देख लिए, अर्थ के इंटीरियर देख लिए, लेकिन अब जो अर्थ की सरफेस है वो अनइवन क्यों है? कहीं पे पहाड़, कहीं पे नदियाँ, कहीं पे प्लेट्यूज, कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे कुछ भी जो है, इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों है? उसका रिस्पॉन्सिबल रीज़न क्या है? क्या अर्थ का क्रस्ट डायनामिक है? डायनामिक यानी कि क्या इट डज हैव अ कंटिन्यूअसली चेंजेस, इसमें क्या कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं? यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। हम अवेयर तो हैं कि भाई हाँ डायनामिक तो है, बिकॉज इट हैज़ मूव्ड एंड मूव्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये भी हमें पता है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, वेदर इट्स वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इट मूव्स इन एवरी डायरेक्शन, है ना? तो अर्थ का क्रस्ट उसकी वजह से हम देखते हैं कि अभी इन द पास्ट देन द रेट एट विच इट्स मूविंग नाउ, द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द earth which built up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the crust। ये जितने भी मूवमेंट हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, यही रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि आउटर सरफेस ऑफ क्रस्ट में जितने भी वेरिएशंस अपन को दिखते हैं उनके लिए। द अर्थ सरफेस इज continuously subjected to external forces induced basically by energy। अब इसमें हर तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें, लाइक सनलाइट एनर्जी, ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्सेस आर स्टिल एक्टिव। वहीं पे जो ये जो अर्थ में चेंजेस हैं, अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड, मतलब टारगेटेड की जा रही है किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा, बेसिकली बाय एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। उसके अलावा ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्सेस भी एक्टिव हैं कंटिन्यूअसली इसमें, जो कि अलग अलग इंटेंसिटीज पे एक्टिव है। हर एक फोर्स का अपना रोल है, वो अपने तरीके से अपनी स्पीड में हमको अर्थ के सरफेस को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स द अर्थ सरफेस इज बीइंग सब्जेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस originating within the earth's atmosphere and by internal forces within the earth। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली किस में है? इन फायरिंग रेंज में है। मतलब उसके अंदर कहीं न कहीं दोनों तरफ से चेंजेस हो रहा है, जहाँ पे वो आउटर फोर्सेस के द्वारा सब्जेक्ट की जा रही है डायरेक्टली, एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं वो इंटरनल फोर्सेस के द्वारा भी टारगेट की जा रही है, जो कि विद इन द अर्थ फोर्स क्रिएट कर रहा है।
एक्सटर्नल फोर्सेस आर नो, एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल फोर्सेस हैं उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जो अर्थ को, जो अर्थ की सरफेस को बाहर से इफेक्ट कर रहे हैं, जो फोर्सेस उसे बाहर से चेंज करने में सक्षम है, उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और जो फोर्सेस उन्हें अंदर से इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एंडोजेनिक। The action of exogenic forces result in bearing down, degradation, relief of elevation, and filling up of basins, depressions on the Earth's surface. तो इससे हम देखते हैं कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है उनसे मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं। कहीं पे टूटना, कहीं पे बनना, कहीं पे फिल होना, कहीं पे गैप होना, तो कहीं पे डिप्रेशन का बनना, कहीं पे डिप्रेशन का फिल होना। तो ये सारी चीज़ें इज द कॉज ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स। द फेनोमेना ऑफ wearing down of relief variation the surface of earth through the erosion is known as gradation। ये पॉइंट थोड़ा सा आपको दिमाग में रख लेना, द वर्ड ग्रेडिएशन, ठीक है। तो वर्ड ग्रेडिएशन जो है, इसका ये क्यों है, इसका मतलब है कि जब भी जो भी चीज़ें होती हैं अर्थ सरफेस पे ड्यू टू एनी फेनोमेना, और जब फेनोमेना ऑफ बियरिंग डाउन, टूटने का, बियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ थ्रू इरोजन, जब भी कोई भी सरफेस का स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, वो टूटता है, बिखरता है, जो भी उसमें चीज़ें होती हैं ड्यू टू इरोजन, किसकी वजह से? ड्यू टू इरोजन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडिएशन। क्या बोलते हैं? ग्रेडिएशन। ये वर्ड याद रखना, ठीक है। इरोजन याद रखना, बियरिंग डाउन ऑफ अ लीफ थ्रू इरोजन इज कॉल्ड ग्रेडिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेडिएशन। क्या बोलते हैं? ग्रेडिएशन। वहीं पे हम बगल में देखते हैं, अपन को क्या देखने को मिलता है? द एंडोजेनिक फोर्स। क्या? एंडोजेनिक फोर्स कंटिन्यूसली एलिवेट और build up parts of the Earth's surface. Hence, the exogenic forces process fail to even out the relief variation in the surface of the Earth। वहीं हम देखते हैं कि जहाँ पे इरोजन हो रहा है आउटर फोर्सेस की वजह से, एटमॉस्फेयर जहाँ पे मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल है उसके इरोजन के लिए, तो वहीं एंडोजेनिक फोर्सेस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं न्यू फॉर्म लैंड फॉर्मेशन एलिवेट हो रही है, कहीं ना कहीं बनती जा रही है, बिल्ड हो रही है, या तो एलिवेट हो रही है, बिल्ड हो रही है हर दूसरे दिन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं जिससे वो इरोजन हो रहा है, वो बिखर रही है, टूट रही है, तो वो इवन नहीं कर, जब तक वो इवन करता है, एक चीज तोड़ता है, तब तक दूसरी चीज बन जाती है ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। सो यहाँ पे जो रिलीफ वर्ड जो यूज कर रहे हैं, ये रिलीफ स्ट्रक्चर्स के लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए। क्लियर? चलो आगे। So the variation remains as long as the opposing action of exogenic and endogenic forces continue। तो ये वेरिएशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये दोनों फोर्सेस साथ में चलते रहेंगे, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। इन जनरल टर्म्स द एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग। एंडोजेनिक फोर्सेस कैसे हैं? लैंड बिल्डिंग फोर्सेस हैं। और वहीं एक्सोजेनिक प्रोसेस आर मेनली लैंड बेयरिंग, ये लैंड को तोड़ने में काम करती है। जहाँ पे वो बना रही है, यहाँ पे ये तोड़ रही है। एक्सोजेनिक फोर्सेस मेनली किसके लिए? कहीं ये बनाने के काम, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है तोड़ने के काम आ रहा है, एंडोजेनिक फोर्सेस है वो बनाने के काम आ रहा है। क्लियर? द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेंसिटिव। जो अर्थ की सरफेस है वो सेंसिटिव है। ह्यूमन डिपेंड्स ऑन इट इफ देयर सस्टेनेंस एंड हैव बीन यूजिंग इट एक्सटेंसिवली इंटेंसिवली। ह्यूमन कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट है, और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है हाईली वो इसको यूज़ कर भी रहे हैं। सो इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड इस नेचर। तो इसलिए ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई उसके नेचर को भी ये समझें, कि भाई सो दैट we can use it effectively, हम उसे without disturbing its balance and diminishing its potential for the future। मतलब उसको ज़्यादा मैनिपुलेट किए बिना, बिना उसको छेड़े, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसको जानना कि भाई अर्थ है क्या, उसको समझना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू सस्टेन अर्थ एनवायरनमेंट। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट करता है अर्थ के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में। Have, however, humans have caused extensive damage to the environment through overuse of resources। Meanwhile, जहाँ every living being is playing their own role on the earth, वहीं humans ने इतना ज़्यादा उसको यूज़ किया है और इतना ज़्यादा उसको डैमेज कर रखा है कि कई जगह पे environment को क्षति भी पहुंची है ना।
due to overuse of resources. So we must or will also leave its potential enough to sustain life through the future. तो लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे भी ये अर्थ जो है अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन रखे, जिससे फ्यूचर लंबे समय तक इसको रखा जा सके. मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैड एंड हैज़ बीन शेप्ड ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो अर्थ सरफेस है वो काफ़ी लंबे टाइम से बन रही है, बिगड़ रही है. इसमें कोई आजकल की बात नहीं है, इट्स इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है. And because of its misuse by human, its potential is being diminished at a fast rate. But right now, due to extensive use or misuse of earth surface by humans, उसके जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, वो क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है, कम होती जा रही है. क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, डे बाय डे. वो क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है. If a process which shaped are shaping the surface of Earth into varieties of form, the nature of material which it is composed are understood, precautions can be taken. अगर हम ये समझ जाएं कि किससे इसका बनना है, किससे इसका बिगड़ना है और क्या अर्थ के सरफेस के लिए ज़रूरी है, क्यों इसमें चेंजेस होते हैं, क्यों इसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को समझ लें तो शायद हम इसके जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जो कि आज हम जितने भी ह्यूमन इफेक्ट की ह्यूमन की वजह से जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं, तो शायद हम इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए. ठीक है? हम इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमारे मिसयूज़ करने के जो इफ़ेक्ट हैं, उन्हें शायद हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है? तो उसके लिए हमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब आते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे. तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करें तो यू वुड लाइक मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस. तो अपन ने अभी मीनिंग देख ही लिया ऊपर. तो द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन द अर्थ मटेरियल bringing about changes in the configuration of the surface of the earth are known as a geomorphic process. ठीक है? जितनी भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से कुछ फिजिकल स्ट्रेस और कई केमिकल एक्शंस अर्थ पर कंटिन्यूसली होते रहते हैं. उसके मटेरियल के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से उसमें उसके उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन में, चाहे वो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन हो. ऐसी प्रॉपर्टीज है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस पे आ रहे हैं उनको हम कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस. एंड ऑल दोज एक्टिविटीज, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक एक्टिविटीज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं अर्थ के मटेरियल में, चाहे फिजिकली चाहे केमिकली, उसके कॉन्फ़िगरेशन में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस. तो इसमें पहला प्रोसेस में जो पहला वर्ड यूज़ किया गया है वो है क्या, डायस्टेफिज्म. पहला क्या वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, डायस्टेफिज्म. ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है. ठीक है? तो इम्पोर्टेंटली नोट कर लिया जाए, डायस्टेफिज्म एंड वॉल्केनिज्म. डायस्टेफिज्म एंड वॉल्केनिज्म, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, ये दोनों के दोनों आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. जो डायस्ट्रोफिज्म है और जो वोल्केनिज्म है, ये एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जो अर्थ के अंदर से हो रही हैं, जिनकी वजह से जियोमॉर्फिक चेंजेस हो रहे हैं. ओके. तो अर्थ की जो टोपोग्राफी में चेंजेस हो रहे हैं, जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है एंडोजेनिक है, वो दो टाइप की होती हैं. कौन कौन सी, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म. तो ये हम इससे पहले ही और these already been discussed in brief in the preceding unit. हमने डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म को पहले ही अच्छे से पढ़ लिया है, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ये पूरा डायस्ट्रोफिज्म में आएगा. वोल्केनोज हमने पढ़ लिए हैं. क्लियर? तो वो हम देख लेते हैं आगे. बीन डिस्कस्ड इन द प्रीसीडिंग यूनिट. तो वेदरिंग, weathering, mass wasting, erosion, deposition are exogenic geomorphic processes. वेदरिंग हो गए, मास वेस्टिंग हो गई, इरोजन हो गया, एंड डिपोजिशन हो गया, ये सारे कैसे हैं, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है. ये बाहर एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाले फोर्सेस हैं,
जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस में चेंजेस आते हैं, और जो एक्शंस हैं इनको हम एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। These exogenic processes are dealt with details in this chapter. अब इन एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। डायस्टोफिज्म और एंडोजेनिक प्रोसेस को हमने पहले ही पढ़ लिया है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, एक्टिविटीज हैं, वॉल्केनोज हैं, मैग्मा का आना, फिर रॉक्स का बनना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं एक एंडोजेनिक एक्टिविटीज, और हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ज़्यादा एक्सोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, इस यूनिट में पूरी में। तो एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड, तो ये जो एक्सोजेनिक है जिनकी वजह से ये फोर्स क्रिएट होता है, चाहे इरोजन हो, चाहे वेदरिंग हो, चाहे डिपोजिशन हो, ये किसके मोस्टली इसके माध्यम क्या है, इनके रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट क्या है, वाटर है, आइस है, विंड है, और भी है। Capable of acquiring and transporting earth materials can be called a geomorphic agents. इन्हें हम कहते हैं geomorphic agents, क्योंकि यही हैं जो जो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे erosion हो, चाहे डिपोजिशन हो, चाहे वेदरिंग हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ये उन्हें एक्वायर भी कर रहे हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से उस चीज़ को उस चीज़ में रोल निभा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट्स। When these elements of nature became mobile due to gradients, they remove the material and transport them over slopes and deposit them at a lower level. Geomorphic process and geomorphic agents, especially exogenic, unless stated separately, are one and the same. जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट को सेम नहीं समझना है। दे आर बोथ आर एक्सोजेनिक में जो है वो सेम दिखते भी है, क्योंकि यही जो है फोर्सेस उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यही रिमूव कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इन्हें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस नहीं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स जब तक कि अकेले अलग अलग से नहीं समझा जाए तब तक कि ये सेम ही माने जाते हैं। जब तक कि इन्हें अलग से सलीके से समझा ना जाए तब तक ये हमें एक ही दिखते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट। A process is a force, पहले तो German force is a force applied on earth material affecting the same. An agent is a mobile medium, like running water, moving ice, masses, wind, currents, which removes, transports, and deposits the earth material. Running water, groundwater, glacier, wind waves, and currents, etc., can be called geomorphic agents. देखो, जो प्रोसेस है इज़ अ फोर्स, जो प्रोसेस वो क्या है, वो फोर्स है जो कि अप्लाइड हो रही है अर्थ मटेरियल पे, जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहा है। प्रोसेस एक काइंड ऑफ फोर्स। मीनवाइल जो एजेंट्स हैं जो उसमें एक्ट कर रहे हैं, वो रनिंग वाटर हो सकता है, बर्फ हो सकती है, हवा हो सकती है, लहरें हो सकती हैं, बहाव हो सकता है, विच रिमूव्स, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल, जो रिमूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं मटेरियल को, रनिंग वाटर को, ये सारी चीज़, तो उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट। क्या बोलते हैं उनको? उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स। क्लियर? तो इसीलिए ज़रूरी है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट्स को सेपरेट करके देखा जाए। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज अ फोर्स और एक्शन दैट कॉजेस चेंजेस ऑन द अर्थ surface is called geomorphic process. Meanwhile, the things are responsible for that, whether it's erosion, transportation, deposition, are called agents, geomorphic agents. ठीक है, gravity besides being a directional force activating all downslope movements of matter also causes stress on the earth material. Indirect gravitational stresses activate waves and tide, induce currents and winds. Without gravity and gradients there would be no mobility, and hence no erosion, transportation and deposition are responsible. So gravitational stresses are important as the other geomorphic process. Gravity is the process force that is keeping us in the contact with the surface, and it is the force that switches on the movement of all surface material on Earth. All the movements, either within the Earth or on the surface of the Earth, occurs due to the gradient from higher level to the lower level, from high pressure to the lower pressure area. तो जितना जियोमॉर्फिक प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट्स इसमें रोल निभा रहे हैं, उतना ही रोल है ग्रेविटी का भी, और डाउन स्लोप्स का, यानी कि स्लोप्स का जो है।
क्योंकि ग्रेविटी है जो उन्हें खींचती है। अगर ग्रेविटी ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट होना ही बंद है, तो फिर बाकी चीज़ें नहीं सोची जा सकती। तो ग्रेविटीज एंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी कि एंगल, gravity and the gradients, they are damn responsible for what? They are the damn responsible for these changes as well। ठीक है, तो जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स हैं, द एंगल्स हैं, दीज आर द वेरी बेसिक एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल रीजन फॉर द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो पा रहे हैं उनके लिए ग्रेविटेशन एंड ग्रेडियंट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, चलिए अब एंडोजेनिक प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस को समझ। पहले एंडोजेनिक प्रोसेस को समझते हैं। तो एंडोजेनिक प्रोसेस में तो एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। तो जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? उनके लिए सबसे ज़्यादा फोर्स है एनर्जी। जो एनर्जी कहाँ से निकल रही है? विद इन द अर्थ। जो अर्थ के एनर्जी है खुद की, वो रिस्पॉन्सिबल है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के लिए। क्लियर? चलो, the energy is mostly generated by radioactivity, rotational and tidal frictions and primordial heat of from the origin of the earth। इसके लिए रीज़न क्या है? जो रेडियो एक्टिविटी अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनका जो कंटिन्यूसली डिके हो रहा है उसकी वजह से जो हीट रिलीज हो रही है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। अर्थ का जो रोटेशन है, जो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है। जो टाइडल फ्रिक्शन होता है हमारा, वो रोटे इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन जो टाइडल मून के साथ, ये सारी चीज़ें, पानी का जो फ्रिक्शन, वो सारी चीज़ें जो, या फिर जो अंदर टेक्टोनिक प्लेट का जो फ्रिक्शंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा प्रीमोर्डियल हीट जो कि पहले से अर्थ के अंदर ट्रैप्ड है, जो विद इन द अर्थ इतनी सारी हीट ट्रैप्ड है, वो रिस्पॉन्सिबल है ऑल दोस एंडोजेनिक प्रोसेस। एनर्जी ड्यू टू द जियोथर्मल ग्रेडियंट्स, ये जो एनर्जी है जियोथर्मल ग्रेडियंट्स के थ्रू बाहर आ सकती है। हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द इंड्यूसेस डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर। इनके थ्रू ये सारी हीट या जो एक्शंस हैं ये बाहर देखे जा सकते हैं, और इनकी वजह से ड्यू टू द वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ, द एक्शन ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर नॉट यूनिफॉर्म। तो ये जो हीट का जो मूवमेंट है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो इसी की और क्रिस्ट की थिकनेस और स्ट्रेंथ, दे आर द रिस्पॉन्सिबल कि भाई जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो सब जगह पे सेम नहीं होते हैं। ठीक है, जो क्रिस्ट की थिकनेस है और जो हीट की कैपेसिटी है जो बाहर आ रही है, जो हीट का अमाउंट है बाहर आ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है भाई कि बताने के लिए ना भाई कि ये पूरी तरीके से सब जगह पे, जब ये पूरी तरीके से सेम नहीं है तो जो इनकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो भी सेम नहीं है, क्योंकि इनका अमाउंट सेम नहीं है। एंड द टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस इज अवेलेबल। इसीलिए जो टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड, जो टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा कंट्रोल कर किया गया ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस है, वो पूरा का पूरा क्या है? अनइवन है, अनलेस कि ह्यूमन एक्टिविटी ना हो। ह्यूमन का है उसको क्या नहीं किया हो, सेम सलपट ना किया हो, अदरवाइज इसके द्वारा बनाया गया फोर्स, एंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा, तो वो सेम नहीं है। पहला वर्ड आता है डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म की हम बात करें तो ऑल द प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट, ऑल द प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑल द प्रोसेस, all the process that move, elevate or build up portion of the earth's crust come under diastrophism। ठीक है, चाहे वो ऑल द प्रोसेस जो कि मूव करे अर्थ के सरफेस को, अर्थ के क्रस्ट को, ड्यू टू कम्स अंडर द डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, जो उसके अर्थ सरफेस को जो भी मूव करे, एलिवेट करे, बिल्ड करे, एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम्स अंडर द डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, ये डायस्ट्रोफिज्म क्या है? इसके अंदर दो टाइप के आते थे। एक आता है ऑरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग। ठीक है, दिस प्रोसेस
इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग और जो ऑर्गेनिक जो होती है उसमें क्या आता है, माउंटेन बिल्डिंग आता है। और ये ऑरो वर्ड जब भी दिख जाए ना, ये वर्ड जो है ऑरो, कौन सा वर्ड, ये ऑरो वर्ड जब भी दिख जाए, तो इसमें जो ऑरो वर्ड है, ऑरो वर्ड मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है, माउंटेन्स के लिए। ठीक है, तो ऑरोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो दीज आर द माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो वेल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये तो हम देख ही चुके हैं कि भाई जो माउंटेन फॉर्मिंग कैसे होती है, जब प्लेट्स फोल्ड हो जाती हैं, जब वो कन्वर्ज होती हैं तो फोल्ड होती हैं, फोल्ड होती है तो ऑरोजेनिक प्रोसेस कहते हैं उसे। ठीक है, डायस्ट्रिफिज्म का पार्ट है। फिर आता है एपिरोजेनिक प्रोसेस। तो एपिरोजेनिक प्रोसेस में कौन आता है, इन्वॉल्विंग अपलिफ्ट और वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसमें हम देखते हैं कि एकदम उठ जाना, एपिरोजेनिक मतलब अपलिफ्टिंग, क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टिंग और वार्पिंग ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ। अपलिफ्ट होना, उठने का, जो बहुत लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्या हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबल डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का दूसरा पार्ट क्या, एपर्जेनिक। तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट है इसका अर्थक्वेक। क्या है, अर्थक्वेक, इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिव माइनर मूवमेंट्स। ओके, जिनकी वजह से कुछ ना कुछ छोटे छोटे मूवमेंट होते रहते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द प्लेट टेक्टोनिक्स। ये तो तुमने देखा है, प्लेट टेक्टोनिक्स दैट कॉजेज मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल, जिसकी वजह से क्रिस्टल प्लेट्स का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। क्लियर। इन द प्रोसेस ऑफ ऑरोजेनी, ऑरोजेनी अपन ने देख लिया कि माउंटेन फॉर्मेशन जो होता है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट के कन्वर्जेंस की वजह से, और जो भी जिस तरीके से भी उनका फॉर्मेशन होता है, फोल्डिंग की वजह से और नैरो बेल्ट्स के इफेक्ट होने से किसी भी तरीके से, तो वो दैट इज कॉल्ड ऑरोजेनिक। एपिरोजेनिक में हम देखते हैं कि जब अर्थ अपलिफ्ट करे, अर्थ सरफेस जो है अपलिफ्ट करे, अर्थ का जो है अपलिफ्ट हो जाए ड्यू टू एनी एक्टिविटी विद इन द अर्थ, इसको एपिरोजेनिक। अर्थक्वेक्स की वजह से जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक प्रोसेस में आएंगे। वहीं प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की वजह से, जो उनके ओरिजिनल मूवमेंट की वजह से जो क्रिस्टल प्लेट्स में जो चेंजेस दिखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक में। अब आता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑरोगेनी। ऑरोजेनी में हम देखते हैं कि ऑरोजेनी में क्या बोलता है वो, कि द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। जो ऑरोजेनी में तो हम देखते हैं कि सीवियरली अर्थ जो है वो कायम हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। जब दो प्लेट आपस में, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो वो क्या हो जाती है, एक पूरी की पूरी दूसरी प्लेट क्या होती है, फोल्ड हो जाती है, पूरी क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और दूसरी प्लेट अंदर चली जाती है दोनों टकराने की वजह से। तो ड्यू टू दिस इज कॉल्ड ऑरोजेनी। मीन बाय एपिरोजेनी जो है, एपिरोजेनी की वजह से सिंपल डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सिंपल डिफॉर्मेशन मतलब कहीं पर भी जो ये मान लो कि लैंड सर अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो ये उठ गई, अपलिफ्ट कर गई, तो ये ऊपर की तरफ चली गई और ये नीचे की तरफ रह गई। दिस इज कॉल्ड एपरेचर। सिंपल डिसफॉर्मेशन होते हैं। मीन बाय ऑर्गेनी में तो पूरे के तरीके से माउंटेन्स क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, सरफेस ही फोल्ड हो जाता है। तो ऑरिजिन इज अ माउंटेन बिल्डिंग, origin is a mountain building process whereas abrasion is continent building process. तो डेफिनेटली सिंपल लैंड ऊपर की तरफ जाए तो कॉन्टिनेंटल बिल्ड होते हैं, वहीं orogeny माउंटेन बिल्ड। Through the process of orogeny and aporogeny earthquakes in the plate, there can be faulting, fracturing of the crust. All these processes cause pressure, volume, and temperature changes which induce metamorphism of rock. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से कहीं पे फॉल्ट्स होंगे, ठीक है, कहीं पे फ्रैक्चर्स होंगे अर्थ क्रस्ट पे, जिनकी वजह से कहीं पे प्रेशर हाई, वॉल्यूम हाई, टेम्परेचर हाई रहेगा, कम ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें रॉक्स में वेरिएशन देखने को मिलेगा, मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक। अभी जो नया एडिशन है उसमें से एक चैप्टर जो है मिनरल्स एंड रॉक्स हटा दिया गया है, इसलिए ये चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को हम अलग से कर लेंगे। मैं आपको अलग से करा दूंगा जिसमें मेटामॉर्फिज्म रॉक और इग्नियस रॉक वगैरह सारी चीज़ें हम पढ़ लें। क्लियर। पर इस एनसीईआरटी में, नई वाली एनसीईआरटी ये नहीं। अब आता है वॉल्केनिज्म।
includes the movement of molten rock onto onwards of Earth's surface, also the formation of many intrusive and extrusive volcanic forms. Many aspects of the volcanism have already been dealt in details. ये सारी चीज़ें वॉल्केनो तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, और वॉल्केनो के द्वारा जो सरफेस फॉर्मेशंस होती हैं, जो रॉक फॉर्मेशंस होते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, उन्हें भी हम देख चुके हैं, बैथोलिथ लेगोलिथ वगैरह। अंडरगोज वॉल्केनो इन द यूनिट टू, सारी चीज़ें यूनिट सेकंड में ही हमने अच्छी तरीके से देख लिया है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन। चलिए अब आ जाते हैं इसके मेन अगले टॉपिक पे, जिस एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने देख लिया, डायस्ट्रोफिज्म देखा और वॉल्केनिज्म देखा। ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म में हम ऑरोजेनी देखा, एपरेजेनी देखा, अर्थक्वेक देखा, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट देखा। वहीं वॉल्केनिज्म में अपन ने मोर फ्लो ऑफ मैग्मा देखा, जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं। क्लियर? अब आ जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्स process is outer that derive the energy from the atmosphere, determined by the ultimate energy from the sun, also the gradient created by the tectonic factors। तो इसमें जो मोस्टली एक्सोजेनिक फोर्स में जो फोर्स अप्लाई जो होता है, जो से एनर्जी मिलती है, वो फोर्स अप्लाई करने की मोस्टली एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से मिलती है, चाहे नदी, हवा, पानी, सनलाइट, कुछ भी हो, इनकी वजह से मेनली उस पर असर पड़ता है। उसके अलावा जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो स्लोप बन गए हैं ऊपर पहले ही, उन स्लोप्स का भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा। जो एंगल्स बन गए हैं, जो उतार ढलान चढ़ाव जो बन गए हैं, उनकी वजह से भी इस पे असर पड़ेगा। जब उतार चढ़ाव और ग्रेडियंट स्लोप्स की बात हो जाए, मतलब कि मान लीजिए कि ये जो सरफेस है वो कुछ ऐसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये स्लोप जो बन रहा है, ये जो स्लोप जो बन रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे कुछ रखा हुआ है सिंपल सा, तो वो आसानी से लुढ़क के आ सकता है नीचे, और यहाँ पे जो रखा हुआ है आसानी से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ॉर्म हो गया यहाँ पे स्लोप की वजह से। तो स्लोप इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रीज़न फॉर द एक्सोजेनिक प्रोसेस। ओके, अब आ जाते हैं आगे। तो जैसे स्लोप इफेक्ट करेगा, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना इफेक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल द मटेरियल्स हैविंग अ स्लोपिंग सरफेस एंड टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन टू स्लोप डायरेक्शन। ठीक है, डाउन टू अर्थ स्लोप डायरेक्शन में लाने के लिए, नीचे की तरफ लाने के लिए ग्रेविटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो भी फोर्स अप्लाई होता है स्लोप की वजह से और ग्रेविटेशन की वजह से, दोनों की वजह से, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन अ सॉलिड। स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होता है? इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। स्ट्रेस हमेशा दो चीज़ें, या तो उसे पुश करने या पुल करने किसी चीज़ को कोई, तभी हम स्ट्रेस दे सकते हैं। दिस induces the deformation forces acting along the faces of earth material are shear stresses, separating forces। जो मेनली द इंक्लूड जो ऐसे फोर्सेस हैं जिनकी वजह जिसके जो अर्थ के मटेरियल पे अलग अलग तरीके से लगते हैं, सेपरेटिंग फोर्सेस और भी, तो उनको हम शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेसेस। इट इज़ द स्ट्रेस दैट ब्रेक द रॉक्स और द अर्थ मटेरियल्स। शेयर स्ट्रेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ को तोड़ने में, या ठीक है, अर्थ को रॉक। द शेयर स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लिपेज beside the gravitational stress। Earth material becomes subjected to the molecular stress that may be caused by a number of factors। Molecular stress that may be caused by the number of factors, amongst which temperature changes, crystallization, and melting are the most common। Chemical processes normally lead to the loosening of bonds between grains, dissolving of soluble minerals or cementing materials. That's the basic reason that leads to the weathering, mass movement, erosion is development of stresses in the body of the earth material। तो मोस्टली हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन की वजह से अपन को स्ट्रेस देखने को मिलते हैं। और शेयर स्ट्रेस उसको कहते हैं जब कोई भी मतलब इतना फोर्स, इतना ज़्यादा स्ट्रेस उस पर ज़्यादा हो जाए कि वो टूटने पे उस आ जाए, दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। तो ये शेयर स्ट्रेस अपन को मोस्टली ग्रेविटेशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। जब भी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, स्लिपेज देखने को मिलेगा, तो हमें
बहुत आसानी से मॉलिक्यूलर स्ट्रेस देखने को मिलेगा जो कि उसे तोड़ने में मल्टीपल सक्षम है, और उसके ऊपर से उस पर कई सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं और भी, जैसे कि कंटिन्यूसली टेम्परेचर चेंज है जो उसे क्या करे, बार बार एक्सपेंड करे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करे, कम टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट करे, हाई टेम्परेचर एक्सपेंड करे, तो दिस क्रिस्टलाइजेशन है। ये इसमें मेल्टिंग है, हाई हीट वगैरह की वजह से वो मेल्ट हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, इसकी वजह से भी वो टूटता है, शेयर स्ट्रेस इसकी वजह से भी बढ़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपना रोल निभा ही रहा है, लेकिन इसमें जो एक साथ जो मॉलिकुलर स्ट्रेस को टारगेट करते हैं और जो उसको तोड़ने में सक्षम हो, जो उसको रोड करने में हेल्प करते हैं, वो ये भी हैं, टेम्परेचर है, क्रिस्टलाइजेशन है, मेल्टिंग है, ये सारे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वजह से केमिकल प्रोसेस कंडक्ट होती है, और केमिकल प्रोसेस जो है नॉर्मली लीड करती है लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ग्रेन, जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स है वो लूज होते हैं। जो डिजॉल्विंग सॉल्युबल है वो मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, सीमेंटिंग हो जाते हैं, जो सीमेंटिंग है। दिस बेसिक रीजन लीड टू द वेदरिंग, ये बेसिक रीजन है जो वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एज अ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ अर्थ मटेरियल। ठीक है, दिस आर द, और टेम्परेचर हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, स्लोप हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल रीज़न है जो कि एक बॉडी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जो लीड करते हैं उसके इरोजन के लिए, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके इरोजन के लिए, उसकी वेदरिंग के लिए, उसके मास मूवमेंट। बाकी टेम्परेचर temperature and precipitation are the two important climatic elements that control various processes. So precipitation और temperature हैं, they are also very important climatic elements, agents those are responsible for the these exogenic processes, और वो exogenic process को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ग्रेविटेशन हमेशा यूनिफॉर्म ही रहेगी ऑलमोस्ट हर जगह, but these forces can differ. That's why they affect differently on the different location. All the exogenic geomorphic processes are covered under the general term denudation. कौन सा? Denudation. जितने भी ऑल द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उनको हम एक टर्म में रखें तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। क्या बोलते हैं? द वर्ड डेन्यूड मीन्स स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। ठीक है, और जो वर्ड है डेन्यूड, इसका मतलब क्या है? किसी को छीलना, मतलब किसी को अनकवर करना, किसी को बिल्कुल छील देना, ठीक है, खोल देना। तो उसके अंदर फिर आपका वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डेन्यूडेशन। ये सब किस में आते हैं? आपके डेन्यूडेशन। किसमें आते हैं? आपके डेन्यूडेशन। ठीक है, फिगर है 5.1, नीचे देखेगा डेन्यूडेशन प्रोसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव ईयर। तो डेन्यूडेशन प्रोसेस में हम देखते हैं क्या क्या आता है। तो डेन्यूडेशन प्रोसेस है ऊपर पूरी, ये जो है पूरी डेन्यूडेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर आपका वेदरिंग भी आता है, मास मूवमेंट भी आता है, एरोजन भी आता है। मास मूवमेंट में ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, एरोजन में काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन में काइनेटिक एनर्जी, वेदरिंग में ग्रेविटी, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल एक्शन, सब कुछ होता है। दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस, दीज आर द प्रोसेसेस, everything comes into the denudation. All the exogenic forces almost comes into the denudation. क्लियर, चार्ट से तो क्लियर हो ही गया कि डेनुडेशन के अंदर क्या क्या आता है। इट्स अ बिगर टर्म, बिगर पिक्चर टर्म कह सकते हैं। As there are different climatic reasons owing to the variation in thermal gradients created by latitudinal, seasonal, and water spread on the surface of the Earth, the exogenic geomorphs vary from the region to region. The density, the type of distribution of vegetation, which largely depend upon the precipitation and temperature also. जैसे मैंने कहा कि कैसे क्लाइमेटिक रीजन जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि कहीं पे टेम्परेचर, कहीं पे बारिश, कहीं पे पानी, कहीं पे उनकी सरफेस, कहीं लैंड, वाटर, एवरीथिंग इफेक्ट्स these exogenic forces, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इनडायरेक्टली ऑन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। देयर मे बी लोकल वेरिएशन ऑन द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट ड्यू टू
altitudinal differences, aspects, variations, and the variation in the amount of insulation received by the north south-facing slopes are compared to the east-west-facing slope, further due to differences in the wind velocities, directions, amounts, and kind of precipitation, its intensity, the relation between precipitation, evaporation, daily range of temperature, freezing, thawing, frequency, the depth of frost of penetration, the geomorphic process are vary within the क्लाइमेटिक रीजन। तो जितनी भी चीज़ें हैं क्लाइमेट की वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जैसे कि चाहे वो डिफरेंसेस इन विंड वेलोसिटी हो, चाहे उसकी इंटेंसिटी हो, प्रेसिपिटेशन हो, अमाउंट हो, काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन हो, विंड की डायरेक्शन हो, ठीक है, टेम्परेचर हो, डेली रेंज, फ्रीजिंग हो, थॉइंग हो, depth of frost हो, penetration, geomorphic, everything been affected. Every climatic activity affect the geomorphic process almost। जीव जानवर सब कुछ इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स being equal, the intensity of action of exogenic geomorphism depends upon type and structure of the rocks. The term structure includes such aspects of rock as fold, faults, orientation, inclination of bed, presence or absence of joint, bedding, planes, hardness or softness of the constituent minerals, chemical, susceptibility of mineral constant. It is the permeability or the impermeability। ठीक है, उसके बाद जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो हैं ही हैं, उसके बाद जो डिपेंड्स ऑन जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहे हैं फोर्सेस के लिए, जो क्लाइमेटिक फोर्सेस तो इक्वली इंटेंसिटी उनकी तो कर ही रही है जियोमॉर्फिक प्रोसेस को इफेक्ट। लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, उसका टाइप जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है भाई। इस एक्सोजेनिक प्रोसेस के लिए भाई उस पर किस तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है, जो जैसे कि उसके जो फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स है, ओरिएंटेशन है, इंक्लिनेशन है, उसका बेड्स है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स है, बेडिंग है, प्लेन्स है, हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एक रॉक के, उसका जो मिनरल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, और ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिनरल्स, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, परमेबिलिटी है, इम्परमेबिलिटी है, मतलब क्षेत्रीकरण, उसमें पानी जा सकता है, नहीं जा सकता है, एवरीथिंग, उसका स्ट्रक्चर और उसके टाइप, उसके फीचर जो है उस रॉक के या पर्टिकुलर जगह के जो भी स्ट्रक्चर है उसके, वो भी इफेक्ट करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस को या जियोमॉर्फिक प्रोसेस को डायरेक्ट। एक जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसे उसका ये सारी उसके अंदर फॉल्ट्स हैं कि नहीं, बेड्स हैं कि नहीं, वहाँ पे जॉइंट क्या है कि नहीं, उसकी उस वक्त सिचुएशन कैसी है, उसकी परमेबिलिटी कैसी है, उसमें केमिकल्स क्या है, उसके मिनरल्स क्या है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। लाइक चूना है, चूने पे अगर आपने पानी डाला तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, फुसफुसा हो जाएगा, अमरफस हो जाएगा, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी हाई होती है, केमिकल कंपोजिशन उसमें कैल्शियम होता है, तो उसका तुरंत उसके वो आकार में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गए जस्ट उसके पानी के पड़ने की वजह से। लेकिन पानी तो एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न था, लेकिन उसका खुद के फीचर्स भी एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न थे जो चेंजेस आए उसके। Different type of rocks with the differences in their structure offer varying resistances to the various geomorphic process। हर तरीके के रॉक अपने टाइप का रेजिस्टेंस, जैसे लाइमस्टोन है वो पानी से बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, वहीं मार्बल है वो उससे प्रॉपर्ली रेजिस्ट कर सकती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो पानी को रेजिस्ट कर सकती है, तो वो आसानी से नहीं टूटेगी, पर लाइमस्टोन आराम से टूट जाएगा। तो a particular rock may be resistant to one process and non resistant to another। पानी के लिए जहाँ लाइमस्टोन रेजिस्टेंस है भाई, हीट के लिए सॉरी, पानी के लिए जहाँ वो ताकतवर नहीं है वहीं हीट के लिए वो ताकतवर है। Under varying climatic conditions, particularly rocks may exhibit different degrees of resistance to geomorphic process and hence they operate at differential rate, give rise to the differences in topography। अब हर एक रॉक हर एक तरीका अपने अपने तरीके से और अपने अपने तरीके से रेजिस्ट करेगी, और अपने अपने रेट से रेजिस्ट करेगी, तो अपने अपने लिमिट से रेजिस्ट करेगी, तो हर एक रॉक अपने तरीके से क्या होगी, एरोड होगी या उस पर अलग तरीके से इफेक्ट होगा। तो इसीलिए टोपोग्राफी पे ये डिफरेंस भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि भाई हर किसी का आकार और चीज़ें डिफरेंट है।
The effect of the most of the exogenic geomorphic processes are small and slow, may be imperceptible in a short time span, but will in the long run affect the law severely due to the continued fatigue. अब ये जो प्रोसेस है जियोमॉर्फिक प्रोसेस एक्सोजेनिक ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती है, मतलब स्मॉल होती है, तो इसे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में शायद ना देखा जा सके, मतलब इसे ना समझा जा सके, लेकिन इसे डिकोड ना किया, लेकिन जब आप इसे लॉन्ग रन में देखेंगे तो आप इसके सीवियर जो इफेक्ट हैं वो आप डायरेक्टली देख पाए। तो फाइनली जो हम बात कहते हैं टू बॉयज डाउन टू द वन फैक्ट दैट द डिफरेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दो ओरिजिनली रिलेटेड टू द crustal evolution continue to exist in some form or other due to differences in the type and structure of earth materials and differences in the geomorphic process and in their rates of operation. Some of the exogenous geomorphic processes have dealt in the detail here। तो ये तो हमने देख लिया कि फाइनली जो रिलेट जो फोर्सेस हैं डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रस्टल एवोल्यूशन, जो क्रस्ट में जितने भी एवोल्यूशन हो रहे हैं उनसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दे आर डेफिनेटली क्रिएट अ डिफरेंस, चाहे वो टाइप हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, बर्थ मटेरियल, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एवरीथिंग इन द रेट ऑफ ऑपरेशन, एवरीथिंग इफेक्ट्स इन द। अब उनमें से जो हैं उनमें से कुछ इफेक्ट्स को देखते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल, मेनली हाईली रिस्पॉन्सिबल है, उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है वेदरिंग। तो weathering is an action of elements of weather and climate over the atmosphere। जब भी weathering उनके लिए यूज़ करता है जब भी वेदर के और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं अर्थ मटेरियल को डायरेक्टली, वो उनकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, उनकी वजह से जो भी उनमें चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। जब भी क्लाइमेट और वेदर एलिमेंट्स इफेक्ट करा, there are a number of processes within the weathering which act either individually or together to affect the earth material in order to reduce them to fragmental state। अब वेदरिंग में वेदर के बहुत सारे एलिमेंट हैं जो अकेले और साथ में चाहे अकेले में इफेक्ट भी कर सकते हैं और साथ में भी इफेक्ट कर सकते हैं अर्थ मटेरियल को, जो कि उन्हें टाई में ला सकती है, उन्हें फ्रेगमेंटेशन, उन्हें तोड़ तोड़ बिल्कुल बिखेर सकती है। Weathering is defined as a mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather। तो वेदरिंग को कहा जाए तो वेदरिंग कैन बी अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग उसको मैकेनिकली फोर्सफुली भी तोड़ सकती है। दूसरी, उसे वेदरिंग जो है केमिकल प्रोसेस से भी तोड़ सकती है। अगर आप बात करें मैकेनिकली तो बहुत तेज़ बारिश हुई और बारिश का ज़ोर इतना ज़्यादा था, पानी का ज़ोर इतना ज़्यादा था या हीट का ज़ोर इतना ज़्यादा था, धूप का ज़ोर इतना ज़्यादा था कि वो कोई चीज़ चटक गई, एक्सपेंड हो गई या कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो उसकी वजह से दिस इज कॉल्ड वेदरिंग मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। वहीं अगर पानी बरसा उसके कहीं उसके पोर्स में घुस गया और वहाँ पे उसने केमिकल रिएक्शन करके उसे तोड़ दिया तो देन इट इज कॉल्ड केमिकल एक्शन। एज अ वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेदरिंग, जो बहुत बहुत स्लोली काम करता है, बहुत। इट्स अ वेरी नो मोशन ऑफ मटेरियल, इसमें जो मटेरियल है उसका कोई मोशन नहीं होता, ये रखे रखे वहाँ पे डैमेज हो सकता है, इसको कहीं मूव होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं वहीं क्लाइमेट कंडीशन की वजह से वहीं वेदरिंग हो सकती है, वेदरिंग के लिए उसको कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको कैसा कहा जाता है, इट इज़ एन इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है, इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस, मतलब इसके लिए उसे कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं ऑन द साइट इन सिटू और ऑन ऑन द साइट ही क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो सकता है। Weathering process are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors। वेदरिंग को हर एक चीज़, वेदरिंग के मल्टीपल फैक्टर हैं, वेदरिंग प्रोसेस कंडीशन होती है बाय मैनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हों, चाहे क्लाइमेटिक हों, चाहे टोपोग्राफिक हों, चाहे वेजिटेटिव फैक्टर्स हो। टोपोग्राफिक फैक्टर, अगर पहाड़ है तो पानी बरस रहा है तो उसका बहाव तेज होगा, उससे इफेक्ट ज़्यादा होगा। वेजिटेटिव फैक्टर, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर बारिश की वजह से, अगर बारिश वगैरह ज़्यादा है मतलब और भी चीज़ें, जियोलॉजिकल फैक्टर कि भाई क्लाइमेटिक फैक्टर, सारी चीज़ें वेदरिंग को, वहाँ पे क्लाइमेट क्या रहता है, ये सारी चीज़ वेदरिंग को इफ़ेक्ट करेंगे। क्लाइमेट इज़ ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट की अपनी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है। लाइक अगर आप बात करें मॉइस्चर मेडिटेरियन क्लाइमेट की, तो वहाँ पे आपको केमिकल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, केमिकल वेदरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं आप बायोलॉजिकल वेदरिंग भी देखने को मिलेगी ज़्यादा।
वहीं आप बर्फ़ वाले इलाके की बात करें, वहाँ पे थॉइंग और फ्रीजिंग होगी, तो वहाँ पे आप मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। So the weathering process differ from climate to climate, but also differ of the weathering meant. अब तो वेदरिंग की जो है उसकी इसीलिए वेदरिंग के टाइप्स भी थोड़े से डिफरेंट है, और वेदरिंग को थोड़ा सा गहराई में देखा जाए तो वेदरिंग के इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, इसलिए वेदरिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्योंकि वेदरिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग तरीके से। तो पहली है केमिकल वेदरिंग, जिसमें केमिकल ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। फिजिकल वेदरिंग जिसमें फिजिकल या मैकेनिकल मूवमेंट टेक प्लेस करेगा। बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसमें बायोलॉजिकल एक्शन कोई रिलेट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक और चेंजेस इन द रॉक और चेंजेस इन द टोपोग्राफी और चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सरफेस देखने को मिलेगा। बहुत रेयर होता है कि सिर्फ सिंगल फोर्स ही कहीं पे काम करे। ऐसा होता है कि ऑपरेट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, बट क्वाइट ऑफन डोमिनेंस ऑफ वन प्रोसेस कैन बी सीन। ऐसा नहीं होता, ऐसा कई बार कम होता है कि हाँ कि एक ही फोर्स की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली बाय इटसेल्फ लगभग सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन कई बार एक फोर्स का डोमिनेंस बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जैसे कि अगर बर्फ़ में बात करें, तो बर्फ़ में डेफ़िनेटली मैकेनिकल फ़ोर्स जो है वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। तो पहला पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस वेदरिंग प्रोसेस with solution carbonation, hydration, oxidation and reduction act on the rock to decompose, dissolve or to reduce them to final classic state through a chemical reaction by oxygen, surface or soil or water and other acids. Water and air along with heat must be present to speed up all the chemical reactions over and above the carbon dioxide present in the air. The decomposition of plants and animals increases the quantity of carbon dioxide underground. These chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reaction in laboratory. तो जैसे हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं लेबोरेटरी में, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। जब हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग में हमको सॉल्यूशन देखने को मिलता है, जहाँ पे बिकॉज़ जो रॉक है वो सॉल्युबल है वाटर में, तो इसीलिए ईज़िली टूट गई। कार्बोनेशन देखने को मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। हाइड्रेशन देखने को मिल सकता है, पानी भर गया। ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए। रिडक्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो गया। तो सब चीज़ आयरन वगैरह हो गए, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इज़िली कोरोजन लग जाता है, इसीलिए टूट जाना। अगर किसी रॉक में आयरन ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन होना बड़ा ईज़ी होगा, उसका किसी में रिडक्शन होना बड़ा ईज़ी होगा। तो दीज़ आर रॉक्स ड्यू टू डिकम्पोज़ और डिसॉल्व इन पूरी प्रोसेस की वजह से ईज़िली वो डिकम्पोज़ हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और रिड्यूस देम टू फाइन इलास्टिक स्टेट, बिल्कुल फ्रैगमेंट कर देगी। अब इसके लिए ज़रूरी है मेनली, अगर ऑक्सीजन है सरफेस पे और सॉइल है, अदर एसिड्स हैं, दीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, एसिड भी बन जाते हैं। वहीं अगर वाटर एंड एयर अवेलेबल हैं तो ये जो सारी प्रोसेस है ये भी बहुत तेज़ हो जाती है। हीट के बाद ये हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप ऑल द, अब जो हीट है ये प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड अप कर देती है इन रिएक्शंस को। ओवर अबव अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है एयर में तो वो और भी इसको बढ़ा देगा। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो जब वो मरते हैं तो उनकी वजह से क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन जाता है केमिकल रिएक्शंस होने के लिए। फिर दीज केमिकल रिएक्शंस एक्ट अलग अलग मिनरल के साथ अलग अलग तरीके से होती हैं, जैसे कि हमारे लेबोरेटरीज में होती है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, जिसमें हम प्रॉपरली केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई किसी भी रॉक की प्रॉपर्टीज या प्रॉपरली टूटना फूटना जो भी उसमें होता है वो देखने को मिलता है। फिजिकल वेदरिंग, तो फिजिकल वेदरिंग की कहें तो मैकेनिकल वेदरिंग कहेंगे। इसमें हमें मैकेनिकल मूवमेंट या फोर्स एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई हमें केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है, प्रॉपर फोर्स देखने को मिलेगा। द अप्लाइड फोर्स कुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स सच एज ओवरबर्डन प्रोसेस लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेस। उसके अलावा expansion forces due to temperature changes, crystal growth or animal activity, water process controlled by wetting and drying cycles. Many of these forces are, अब देखो इसकी बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई हवा में रॉक लटकी हुई है, बिल्कुल छोर पे टंगी हुई है और उस पर बार बार ग्रेविटेशनल पुल उसको अपने तरफ खींचेगा और वहां से लुढ़क के नीचे आ गए, तो दैट इज कॉल्ड that will be a gravitational pull or overburden pressure.
ओवरबर्डन जब वो आ जाए किसी भी चीज़ पे, भाई ग्रेविटी ज़्यादा खींच रही है किसी को और वो ऊपर बिल्कुल नोक पे टांगा हुआ है, तो वो नीचे लुढ़क आएगा। उसके अलावा लोड है, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस है, सब चीज़ बढ़ती है। उसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ फोर्सेस होते हैं कि भाई गर्मी सर्दी की वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपेंड कर जाए और लेस टेम्परेचर की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये बार बार चेंजेस की वजह से वो टूट सकती भी कर सकती है। उसके अलावा क्रिस्टल ग्रोथ, उसके अंदर जो क्रिस्टल है वो ग्रोथ कर जाए, जो अंदर जो क्रिस्टल में भरे हैं उसकी वजह से वो टूट जाए, बिखर जाए। एनिमल एक्टिविटी, गाय भैंस घोड़े ऊपर चल रहे हैं तो उसकी वजह से वो टूट जाए, ठीक है, किसी भी मूवमेंट की वजह से वो उसका टूटना। उसके अलावा वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय बैटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स, वाटर प्रेशर कंट्रोल्ड बाय बैटिंग एंड ड्राई साइकिल्स। तो जो वाटर प्रेशर है, जो जैसे कि आप मान लो कि ऊपर से पानी गिर रहा है झरने का, तो वो नीचे जब गिरता है तो पूरे फोर्स से गिर रहा है, तो उस फोर्स की वजह से जो टूटना फूटना होगा, तो वो भी एक है। उसके अलावा वेटिंग ड्राइंग, बार बार सूखना और बार बार गीला होना, उसकी वजह से भी कुछ अपने अपने फोर्सेस अप्लाई है। तो मेनी ऑफ दिस फोर्सेस आर अप्लाइड both at the surface and within the earth material leading to the rock fracture, जिसकी वजह से वो रॉक है वो टूट जाती है। अब सिंपल क्या हो, तो एक सिंपल सी रॉक रखी हुई है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसे मूव करती जा रही है, मूव करती जा रही है, तो उसके आसपास का जो मटेरियल है वो भी टूटता हुआ जाएगा, वो छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल मूवमेंट, ओके। उसके केसेस में फ्रैक्चर एंड ऑल चीज़ें, सारी चीज़ें आ सकती। मोस्ट ऑफ द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस आर कॉज्ड बाय द थर्मल एक्सपेंशन, मोस्टली इसमें सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन, हीट का रिलीज होता है कि ज़्यादा ज़्यादा वो बार बार थर्मल एक्सपेंशन एंड प्रेशर रिलीज की वजह से होता है कि अंदर कोई प्रेशर है उसके टूटने की वजह से हो जाता है। दिस प्रोसेस आर स्मॉल एंड स्लो बट कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज टू द रॉक। ये बहुत स्मॉल होती हैं, कम होती हैं, दिखती नहीं है, लेकिन दे कैन अफेक्ट द रॉक वेरी सीवियरली। एंड रिपीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ये प्रोसेस को रॉक को काफ़ी ज़्यादा फैटिक कर देता है और दैट कॉजेज अ डिसइंटीग्रेशन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग की बात करें तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में अपन को इज अ कंट्रीब्यूशन टू अ रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द वेदरिंग एनवायरनमेंट एंड फिजिकल चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब कभी हम ग्रोथ देखते हैं, जब हम ग्रोथ और मूवमेंट देखते हैं ऑर्गेनिज्म की, बोरोइंग देखते हैं, wedging like by organisms like earthworms, termites, rodents, help in exposing the new surface to the chemical attack, and access to the penetration of moisture and air. Human being by disturbing vegetation, ploughing and cultivating soil, also help in mixing and creating new contact between air, water, and minerals in the earth material. Decaying plants and animal matter help in the production of humic and carbonic other acids, and hence the decay of solubility of some elements. Plant roots exerts a tremendous pressure on the earth material, mechanically breaking them apart. तो बायोलॉजिकल में सब तरीके के फोर्सेज आते हैं। मान लो कोई जानवर है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो किसी रॉक पे मर जाता है या किसी रॉक के क्रैक में फंस के मर जाता है, वहाँ पे मरता है तो जो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होते ही वो एसिड छोड़ता है, तो उस एसिड की वजह से जो इरोजन होगा, दैट इज अ बायोलॉजिकल वेदरिंग। उसके अलावा जो मूवमेंट्स की वजह से, जो ह्यूमन मूवमेंट्स या किसी भी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट की वजह से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे सरफेस पे, देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी और बायोलॉजिकल वेदरिंग। प्लांट रूट्स की बात कर सकते हैं अपन। प्लांट रूट जो होती हैं वो सीधे सीधे इफेक्ट करती हैं वेदरिंग में। प्लांट रूट जो होते हैं सीधे सीधे रॉक को फाड़ देती हैं। कोई भी जड़ होती है, कोई भी रॉक होती है, उसको वो बिल्कुल, क्योंकि जैसे घर में से बिल्कुल कई बार जड़ें निकल के बाहर आ जाती हैं, तो देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग। क्लियर? चलिए कुछ स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग देखें, जिसमें आता है एक्सफोलिएशन। पहला टर्म है ये वर्ड, एक्सफोलिएशन। दो वर्ड होते हैं, फॉलिएशन और एक्सफोलिएशन। जहाँ फॉलिएशन का मतलब होता है जमना, वहीं एक्सफोलिएशन का मतलब होता है रिमूव होना। जब किसी लेयर बाय लेयर बनती जाए तो उसे हम बोलते हैं फॉलिएशन, और जब वो लेयर बाय लेयर रिमूव होती जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। अगर फिजिकल वेदरिंग की प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, सॉल्ट वेदरिंग। एक्सफोलिएशन is a result but not a process. Flaking of more or less curved sheet or shells from a rock or bedrock result in a smooth rounded surface. जब कभी लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर कोई रॉक क्या होती जाए, रिमूव होती जाए, उसका
ऊपर का मटेरियल है वो निकलता जाए, बिखरता जाए, देन इट इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन, बिल्कुल प्याज की तरह। जब लेयर बाय लेयर रिमूव करती जाए और वो स्मूथ पे स्मूथ होता जाए, देन इट इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। ये मोस्टली आपका फिजिकल वेदरिंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा। Exfoliation can occur due to expansion and contraction induced by temperature changes. Exfoliation mostly जो आपका बार बार टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन हो रहा होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो बार बार, तो उसकी वजह से भी आपको लेयरिंग उसकी निकलती हुई दिखेंगी। Exfoliation DOM stores result due to the unloading and the thermal expansion aspect. This can okay, तो वो जो लेयरिंग का निकलना है दैट इज कॉल्ड, जो लेयर्स का निकलना है दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग देखें तो वेदरिंग प्रोसेस are responsible for breaking down of the rocks into small fragments and preparing the way for formation for not only regolith and soils। तो अब वेदरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? वेदरिंग की वजह से ही हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो फ्रैगमेंट्स जो टूटते हैं वही आगे रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रेगोलिथ, कंकड़ नहीं बनाते हैं वो, सिर्फ दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल। तो हमारे सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऑल्सो इरोजन एंड मास मूवमेंट्स, इसकी वजह से इरोजन भी होता है, मास मूवमेंट होता है। द बायोम्स एंड द बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली रिसर्च, जो जितनी हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं अपने आसपास, ये रिसर्च जितनी फॉरेस्ट देखते हैं वो किसका रिस्पॉन्सिबल रीजन है? ड्यू टू इरोजन। और जो इरोजन और हम जितने भी हम वेदरिंग दिखते हैं, दीज आर, ये सारी जितनी फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मेंटल्स। जितनी ज़्यादा वेदरिंग होगी उतनी ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगा, और उतनी ज़्यादा हमें erosion cannot be significant if the rock are not weathered। अगर erosion, आप हाथों से पत्थर तोड़ दो, इसका इससे कोई सॉइल नहीं बनेगी। इरोजन अकेले से रॉक नहीं बनेगी, उसकी ज़रूरी है कि उसकी वेदरिंग कैसे हुई। इफ रॉक आर नॉट वेदर्ड देन इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, फिर अब अपने लिए कोई फ़ायदे की नहीं है। दैट मीन वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ चेंजेस। जो जितने भी चेंजेस होते हैं वो हम एक पर्टिकुलर वे में होते हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन होता है, जो इन लैंडफॉर्म्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प्स इन एनरिचमेंट एंड concentration of certain valuables of ores of iron, manganese, aluminum, copper, etc., which are of a great importance for the national economy. Weathering is an important process in the formation of soil. इट इज लास्ट में कंक्लूड क्या होता है कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए हमारी वेदरिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। When rocks undergo weathering, some materials are removed through chemical or physical leaching by groundwater, and thereby the concentration of remaining valuable material increases. Without such weathering taking place, the concentration of the same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit, process, and refine. This is what is called enrichment। तो जो अभी जो मैंने बताया कि जब भले ही आप हाथ से तोड़ दो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन वेदरिंग से जितनी भी प्रोसेस होती है वो एक बहुत स्लो इजी, और जितनी भी प्रोसेस होती है, लीचिंग हो, केमिकल लीचिंग हो, ग्राउंड वाटर, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो उसको कहीं ना कहीं उसको एनरिच करती हैं, जिससे वो सॉइल कन्वर्ट होती है, देन इट इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट। वेदरिंग को हम एक तरीके से एनरिचमेंट भी कह सकते हैं, जो कि हम बाकी ह्यूमन लाइफ और लिविंग बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं मास मूवमेंट्स पर। वेदरिंग देख लिया, अब आ जाते हैं मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट में देखते हैं जब एकदम बहुत ज़्यादा मटेरियल एक साथ क्या करे, मूव करे। These movements of transfer the mass of the rock debris from slopes under the direct influence of gravity. That means here water, ice do not carry debris within them for place to place, but on the other hand, debris may carry with it air, water or ice. The movements of mass may range from slow to rapid, affecting shallow to deep columns of material, and include creeps. Flow, slide, and fall. Gravity exerts its force on all matter, both bedrock and the product of weathering. So, weathering is not a prerequisite for mass movement through it aids mass movements. Mass movements are very active over weathered slopes rather than over unweathered material। ठीक है। तो मास मूवमेंट क्या है भाई? एकदम से बहुत सारा मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। दैट कैन बी ड्यू टू द डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। It can be through the means of air, water, ice, or do not carry debris with them from place to place, but on the other hand the debris may carry with it air, water or ice। The movements of mass may range from slow to rapid, ये धीरे धीरे भी हो सकता है और बहुत रैपिड भी हो सकता है। इसकी वजह से डीप कॉलम्स मटेरियल बन सकते हैं, क्रीप्स बन सकते हैं। ठीक है।
flow slide. Gravity exerts its force on all matters, both bedrock and the product of weathering. So, weathering is not a prerequisite of for mass movement through it aids mass movements. इसकी वजह से अपन को मास मूवमेंट्स वेरी एक्टिवली देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा मास मूवमेंट अपन को वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे वेदर्ड स्लो ओवर द वेदर्ड स्लोप रादर देन अनवेदर्ड मटेरियल। वेदरिंग भी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, वेदर्ड स्लोप पे, ना कि अनवेदर्ड एरिया। मास मूवमेंट्स को सबसे ज़्यादा एड कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है, ग्रेविटी एंड नॉन जियोफोबिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स, करंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। सब इसमें रोल प्ले करते हैं। सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ग्रेविटी, उसके बाद जो पानी, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर्स है, विंड्स हैं, वो भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। दैट मीन्स द मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन थ्रू देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मीन ऐसा है कि जो दैट मीन्स मास मूवमेंट जो है वो इरोजन के अंडर नहीं आता, जबकि इसमें एक बहुत सारे मटेरियल का एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का है। Materials over the slope have their own resistance to disturbing forces will yield only when the force is greater than the shearing resistance of the material। जब उसका शेयरिंग रेजिस्टेंस जो है उससे जब वो फोर्स हाई हो जाए तब ही हमें मास मूवमेंट देखने को मिलता है और ये डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। Be concentrated, tiny bedded rock falls, steeply dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant precipitation, torrential rains, scarcity of vegetation, fever mass। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, फॉल्ट्स हैं, बेडेड रॉक्स हैं, स्टीपी बेड्स हैं, वर्टिकल क्लिप्स हैं, स्लोप्स हैं, और जो बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन है, मतलब कि जो जड़ें हैं बार बार, अगर वो पेड़ पौधे ना हो तो उसकी वजह से जड़ों का ना होने की वजह से, उसकी वजह से भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेवरल एक्टिवेटिंग कॉज है मास मूवमेंट के लिए, रिमूवल एंड सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबव थ्रू मटेरियल और आर्टिफिशियल मींस, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल नेचुरली और आर्टिफिशियल फिलिंग, overloading due to heavy rainfall, saturation and lubrication of flow materials, removal of material or load over the original slope surface, occurrence of earthquakes, explosion or machinery, excessive natural seepage, habit drawdown of water from lakes, reservoirs, and rivers leading to slow outflow of water from the under the slopes or river banks, indiscriminate removal of natural vegetation. These can be the very responsible reason for the mass flow. एक वर्ड आता है हीव, हीव इज तो फॉर द, ही इम्पोर्टेंट वर्ड है हीव। हीव इज फॉर द heaving up soil due to frost growth and their flow and slide are three form of movement। अपन को हीव, फ्लो और स्लाइड तीन टाइप के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। Among different type of mass movements, their relative rates of movements and the moisture limits। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं, इनकी रेट ऑफ मूवमेंट पे और मॉइस्चर लिमिट पे। लैंडस्लाइड की बात करें तो दीज आर रिलेटिवली रैपिड एंड प्रेडिक्टेबल परसेप्टेबल मूवमेंट। द material involved are relatively dry, the size and the shape of detached mass depends on the nature of discontinuities in the rock, degree of weathering and steepness of the slope depending upon the type of movement of material। several types of आर आइडेंटिफाइड एज सिलेक्टेड। लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड में हमें देखने को मिलता है ये मोस्टली हाई एंगल और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, मटेरियल ड्राई देखने को मिलता है और इसमें एक पूरा बहुत बड़ा मटेरियल जो है वो डिटैच होता है किसी एक सोर्स से और वो नीचे की तरफ आ जाता है। ये भी हमें इन द रॉक, डिग्री ऑफ वेदरिंग और स्टीपनेस ऑफ स्लोप पे डिपेंड करता है। Slump is a slipping or one or several unit of drag radius with a backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place। स्लम्प जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट टू विच रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ द अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास इज नोन एज अ डेब्रिस स्लाइड। अगर वो विदाउट बैकवर्ड रोटेशन की तरह आए तो देन इट इज कॉल्ड डेब्रिस स्लाइड। अब उसे स्लम कहते हैं जब वो बैकवर्ड स्लाइड करके हुआ था, मतलब पीछे की तरफ जाना है उसे,
वो पीछे की तरफ जा रहा है लेकिन घूम के ऐसे नीचे की तरफ आ अंदर की तरफ, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड स्लम, और वो सीधा सीधा नीचे आ रहा है तो देन इट इज कॉल्ड डेब्रिस। डेब्रिस फॉल इज डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ द अर्थ डेब्रिस। सीधा सीधा अगर कोई चीज़ें नीचे गिर रही हैं, ओवर हैंगिंग है, फेस है, सीधा सीधा ऊपर लटका हुआ है और नीचे की तरफ गिरा है, देन इट इज कॉल्ड डेब्रिस स्लाइड of individual rock, mass down bedding joints, fall surface. This is a simple rock slide over steep slope, very fast and destructive. इसमें सीधा सीधा जो सामान ऊपर टंगा हुआ था वो नीचे की तरफ गिर गया, उसकी तरफ से उसको बोलते हैं हम क्या, डेब्रिस स्लाइड। अब जब कोई अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ टूट के अंदर की तरफ रोटेट होके फिर अंदर की तरफ धस के नीचे से ऐसे घूम के आता है, देन इट इज कॉल्ड स्लम। अब वो कोई चीज़ यहाँ टंगी हुई है शांति से, ऊपर टंगी हुई है, यहीं से सीधे गिर गई, देन इट इज कॉल्ड डेब्रिस। और ऐसे घूम अंदर की तरफ दब के ऐसे रोटेट करके आई, देन इट इज कॉल्ड स्लम। क्लियर? ठीक है। बैडिंग प्लेन दैट डिप्स स्टीपली, जो अपन जो बात कर रहे हैं कि भाई जो बैडिंग प्लेन है जो सीधे सीधे गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड डेब्रिस। रॉक फॉल इज अ फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप। रॉक सिंपल सी एक रॉक बिल्कुल से नीचे गिरी, दैट इज कॉल्ड ऑकर फ्रॉम द, चाहे वो स्लिपरी होने की वजह से गिरी, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरी, दैट इज कॉल्ड रॉक फॉल। एंड ऑकरेंस दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रॉक स्लाइड which affects the material up to the substantial depth. Clear? Okay. So this is our some mass movement, और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आएगा आपकी अगली वीडियो में। उसको हम जिसमें हम इरोजन, डिपोजिशन और सॉइल फॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड इसको हम 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा जाएंगी चीज़ें, लेकिन जैसे ही फिर हम इनको समराइज भी करके इनके चैप्टर समरी चैप्टर्स भी लेके आएंगे, समरी वीडियोस भी लेके आएंगे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में अपन कर रहे हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो जो कि हमारे लिए बेस के लिए, बेस कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए हम इनकी रिवीजन वीडियोस भी डालेंगे, समरी वीडियोस भी डालेंगे। उसके लिए जुड़े रहिए सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी से। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए for the more content like this, specific content for your study material. तब तक के लिए जय हिंद।